नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए, हम एक रिवीजन क्लास आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने अपनी पिछली क्लास में कल भी हमने थोड़ा सा समझा था, कुछ एडमिशन सॉरी पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा कुछ पॉइंट को समझाया था। कल हम बात कर रहे थे कि हम एक एमसीक्यू टॉपिक को क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। कल हमने आपको एक पेपर सेंड किया था। एक पेपर हमने एक बेसिक प्रैक्टिस पेपर हमने सेंड किया था, क्योंकि अभी अपने पास जो टाइम है उस टाइम में हमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न कुछ प्रश्नों को हल करना होगा। और उन प्रश्नों को आधार पर रखते मतलब बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने एक पेपर बनाया था और आपको भेजा था। आज हम उस पेपर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पाओगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अपने स्क्रीन पे आपको अपना पेपर नजर आएगा और उस पेपर को हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, आपको वो पेपर के कुछ प्रश्न नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम इनके जो आपके पास 10 एमसीक्यू दिए हुए हैं, इन 10 एमसीक्यू को थोड़ा सा क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास 10 एमसीक्यू दिए हुए हैं, इन एमसीक्यू को थोड़ा सा जानते हैं और साथ में इनसे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, हम मैं टॉपिक भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड है और साथ में उससे रिलेटेड और कोई नया प्रश्न बन सकता है तो उसको भी हम थोड़ा सा समझाएंगे। जैसे आपको पहला प्रश्न लिखा, आहरण पर ब्याज का समय नहीं दिया गया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। देखिए, कल हमने इसको वैसे समझाया था, फिर भी हम बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपके पहले ही चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। फंडामेंटल का प्रश्न है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, पहले से कोई टाइम डिसाइड नहीं किया हुआ है, मतलब इसका मतलब ये रहता है कि आपने ड्राइंग कब किया है। ड्राइंग की डेट यदि आपको प्रश्न में नहीं दे रखी है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चंस, देन अवर टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6 मंथ। जब आपको प्रश्न में कोई नहीं दिया हुआ है कि कितने महीने का ड्राइंग लगाना है या कब ड्राइंग किया है, उससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में आप जो ड्राइंग का इंटरेस्ट लगाओगे वो 6 महीने का लगता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपका ड्राइंग 6 महीने का कब लगता है। तो जब आपको सवाल में कभी नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपने ड्राइंग कब किया, कैसे किया, उस कंडीशन में आपको ड्राइंग का जो इंटरेस्ट लगाना है वो लगाना है 6 महीने का। अब आपके पास ऑप्शन में दे रखा है 5.5 महीने, 6.5 महीने, 12 महीने। इन तीनों का भी थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां आपका इंटरेस्ट, जब आपका इंटरेस्ट 6.5 मंथ, 5.5 मंथ एंड 12 मंथ का लगता है। फर्स्ट बात करते हैं 5.5। देखिए, 5.5 में इंटरेस्ट लगेगा जब आप प्रत्येक माह के अंत में ड्राइंग करोगे। पर मंथ लास्ट में जब ड्राइंग होता है, पर मंथ एंड में आप ड्राइंग करते हो, उस टाइम आपको इंटरेस्ट लगाना है 5.5 महीने का। 6 महीने का जब कोई नहीं दिया हुआ है और 5.5 महीने, 6.5 महीने जब आप स्टार्ट में ड्राइंग करते हो, जैसे ही आपका ड्राइंग हर महीने की पहली तारीख को हो रहा है, मतलब आपको 5.5 महीने का ड्राइंग लगाना है, 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। लास्ट डेट को कर रहे हो तो 5.5 महीने का लगाना है। और 12 महीने, 12 महीने का इन द सेंस ये रहता है कि यदि आपने ड्राइंग वर्ष की पहली डेट को कर ली है, जैसे ही स्टार्ट आज ईयर आपका स्टार्ट हो गया, उसके फर्स्ट डे को ही आपने ड्राइंग कर लिया है, तो आपको पूरे 12 महीने का देना है, अदरवाइज 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो चारों ही ऑप्शन का पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है। पहला पॉइंट, आपके 5.5 महीने, हर महीने की लास्ट डेट को यदि आप ड्राइंग कर रहे हो, हर महीने की लास्ट डेट को यदि हमने ड्राइंग किया है तो हमको 5.5 महीने का ड्राइंग लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। 6 महीने का ड्राइंग जब कोई डेट नहीं दे रखी है या मिडल डेट ऑफ एवरी मंथ, मध्य तिथि, हर महीने की मध्य तिथि को यदि आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपको 6 महीने का लगाना है। 6.5 हर महीने, हर साल, हर महीने की पहली तारीख को। सेकंड पॉइंट आता है, संपत्ति को बांटने के लिए नया साझेदार लाता है आपकी असिस्ट को बांटने के लिए। देखिए, जब एक नया पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का ये प्रश्न है कि जैसे ही एक नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेगा, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, फर्म उसे 2 अधिकार देती है। पहला अधिकार संपत्तियों में हिस्सा पाने का, दूसरा अधिकार भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। तो आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक एडमिशन जब प्रवेश लेगा, जब एडमिशन लेगा, उस टाइम वो अलग अलग पैसा लेकर आता है। सिंपल सी बात है, जब संपत्ति में हिस्सा पाना है
तो भैया पैसा भी तो लाना पड़ेगा, बिना पैसे के कौन उसको हिस्सा देगा। तो जो संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए पैसा लाया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। पूंजी में जो पूंजी लाई जाती है, कैपिटल लाई जाती है, वो संपत्ति में हिस्सा देने के लिए दी जाती है। ख्याति का पैसा लाया जाता है लाभों में हिस्सा पाने के लिए, जो भविष्य में होने वाले लाभ है उसमें इसको पार्ट देने के लिए उसे गुडविल लाना पड़ता है और कैपिटल उस कंडीशन में लानी पड़ती है जो उसके लिए असेट शेयर की जाएगी। बाकी लोन है तो लोन ऋण के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। यदि फर्म को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो एक निश्चित ब्याज दर पर कंपनी फर्म को लोन देता है। तो 3 पॉइंट है। संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए उसे पूंजी लानी पड़ती है, लाभों में हिस्सा पाने के लिए उसे ख्याति लानी पड़ती है, और तीसरा पॉइंट आता है ऋण। ऋण की बात करते हैं तो लोन एक साझेदार को, जो साझेदार है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म को देता है, और उस किस कंडीशन में दी जाती है, तो साझेदारी फर्म को यदि पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, फर्म कहीं और स्थान से पैसा न लेकर उसी व्यक्ति से ले लेती है, और ये पैसा एक निश्चित ब्याज दर पर दिया जाता है। ब्याज दर नहीं है तो आपको 6% वार्षिक के हिसाब से उसका लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाना हो तो यह दिया जाता है। देखो एक पॉइंट याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा लाभों की स्थिति में ही दिया जाता है, ये फिक्स याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभ में से ही दिया जाएगा, हानि की कंडीशन में कभी नहीं देते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है, लाभों में से दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहाँ जैसा कि हमारे पास ऑप्शन है, लाभों में से देना है, पूंजी में से देना है, या लाभों एवं पूंजी दोनों में से देना है, तो सिंपल सा आंसर है लाभों में से। जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाना हो तो वो लाभों में से ही दिया जाएगा। प्रॉफिट है तो ही आपको इंटरेस्ट देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अगला प्रश्न आता है, ए व ब बराबर के साझेदार हैं, सी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया, त्याग का अनुपात क्या होगा। ए और बी दो पार्टनर है आपके पास में, जिनका पुराना अनुपात 1:1 है। हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा, ए और बी 1:1 में आपके पार्टनर है, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया है। अब इस सवाल में आपको रेशियो से रिलेटेड और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है कि आपका पार्टनर आया तो कितने हिस्से के लिए, सॉरी उसको ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रश्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, उस कंडीशन में आप पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात मानते हैं। उस कंडीशन में पुराना ही त्याग का अनुपात माना जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे पुराना अनुपात 1:1 दिया हुआ है, मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1:1। नेक्स्ट आता है, चिट्टे के समता व दायित्व के भाग की कुल राशि में सम्मिलित होती है। देखो बैलेंस शीट के अंदर, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो कंपनी बैलेंस शीट बनाती है उसके अंदर अलग अलग कैपिटल्स को लिखा जाता है शेयर से रिलेटेड। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो हम यहाँ पे जो टोटल में इंक्लूड करते हैं, टोटल में जो आप इंक्लूड करोगे वो कौन सी कैपिटल इंक्लूड करोगे, तो उसके लिए हम ये बात समझते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल के अंदर, कंपनी अपनी कैपिटल के अंदर केवल पेड अप कैपिटल को इंक्लूड करती है। देखिए ऑथराइज कैपिटल कंपनी की एक हाईएस्ट कैपिटल होती है। इशूड कैपिटल कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है, वो चाहत है कंपनी की मतलब ये कंपनी प्रपोजल देती है पब्लिक को। सब्सक्राइब लोग लेने तो आ गए, बट एटलीस्ट फाइनली आपके बैलेंस शीट में वही पैसा दिखाया जाएगा जो लोगों ने पेड कर लिया है। तो हम ये समझते हैं कंपनी की जो चुकता पूंजी होती है, पेड अप कैपिटल होती है, वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, निम्न में से ऋण पत्र का प्रकार नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ डिबेंचर, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर के, कि आपके पास डिबेंचर्स का टाइप कौन कौन सा नहीं है। तो पहले तो मैं आपको डिबेंचर्स के टाइप सारे बता देता हूँ, फिर आप अपना आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अंदर, एज ए रजिस्ट्रेशन के बेस पे कंपनी के पास डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, रजिस्टर्ड और वाहक, पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र। शोधन के आधार पर शोधनीय और अशोधनीय, परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परिवर्तन के बाद में, आपका पॉइंट आता है सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षित और असुरक्षित। फिर आता है ब्याज दर के आधार पर, निश्चित ब्याज दर और
शून्य ब्याज दर, जिसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं या जीरो कूपन डिबेंचर भी कहेंगे। नेक्स्ट आता है भुगतान की वरीयता के आधार पे आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो ये है आपके पास टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि आपके पास में शोधनीय लिखा है, परिवर्तनीय लिखा और वाहक लिखा है। ये तीनों ही डिबेंचर है, ये जो तीनों है वो तीनों ही डिबेंचर है। बट आपका जो संचयी है, संचयी पूर्वाधिकार अंश होता है, ना कि डिबेंचर। एक प्रश्न आता है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। जिस तरह से आपने ऋण पत्रों के प्रकार देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से पूर्वाधिकार के प्रकार भी होते हैं। पूर्वाधिकार के प्रकारों की बात करें तो हमारे पास में पहला आता है संचयी पूर्वाधिकार, असंचयी पूर्वाधिकार, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शोधनीय, अशोधनीय, भागित और अभागित। ये कुछ ऐसे प्रेफरेंशियल हैं जो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड है। दोनों में से किसी कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। जैसे हमने प्रश्न में बनाया डिबेंचर्स का प्रकार नहीं है, प्रश्न इसका उल्टा भी बन सकता है, डिबेंचर का प्रकार है। और उसमें से चार में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, देखना है, जानना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है संयुक्त साहस में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए संयुक्त साहस में सदस्यों की संख्या, जॉइंट वेंचर पहली बात होता क्या है, पहले तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित कार्य को पूरा करते हैं, निश्चित काम या निश्चित अवधि के लिए कोई कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जिसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है जॉइंट वेंचर के अंदर। बट यदि हम बात किया जाए पार्टनरशिप की तो उसमें मैक्सिमम लिमिट है 50। यदि हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की तो उसमें मैक्सिमम लिमिट है 200। तो आपके जॉइंट वेंचर में कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इन द जॉइंट वेंचर नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम मेंबर्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, जिसके अंदर लिखा है कोई सीमा नहीं है। बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका लिखा है जब संयुक्त साहस की अवस्था में प्रत्येक साहसी अपने पुस्तक में प्रत्येक लेन देन का लेखा करता है तो अन्य संयुक्त साहसी द्वारा माल लेने पर खाता डेबिट होगा। सुनो, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से वापस समझते हैं। पहली बात, जॉइंट वेंचर में लेखा करने की तीन अलग अलग विधियां हैं। पहले उन विधियों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को समझेंगे, तब जाके हमें इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। प्रश्न में आपका मेथड है, आपके पास तीन मेथड है। पहला मेथड, जब संयुक्त साहस के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाए। दूसरा होता है जब संयुक्त साहस में लेखा पुस्तक अलग से नहीं रखी जाती है। जब नहीं रखी जाती है तो सारे ट्रांजैक्शन या तो सभी साहसी सभी व्यवहार करेंगे या प्रत्येक साहसी केवल अपना व्यवहार करेंगे। प्रश्न आता है जब आपने संयुक्त साहस के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखी है, उस टाइम आप प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करते हो। उस टाइम आपके पास अलग अलग अकाउंट होता है, जैसे जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को वेंचर्स। तो उस समय माल से संबंधित सारे जो व्यवहार हैं वो सारे के सारे व्यवहार अपने जॉइंट वेंचर के नाम से लिखे जाते हैं। प्रश्न सेकंड अपने सामने आता है कि आपका जब आपने प्रत्येक साहसी केवल स्वयं के लेखे रख रहा है, केवल खुद के व्यवहारों का लेखा कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहा है, उस समय जॉइंट वेंचर्स के साथ को वेंचर्स का भी अकाउंट बनाया जाता है, मेमोरेंडम बनाया जाएगा। और जब सारे ही ट्रांजेक्शन लिखते हैं, सारे ही ट्रांजेक्शन, तो आपको सारे व्यवहारों का लेखा जॉइंट वेंचर के माध्यम से किया जाता है। अब प्रश्न हमारा ये कहता है संयुक्त साहस की अवस्था में जब प्रत्येक साहसी अपनी पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का लेखा करता है, मतलब यहाँ पे अपने पास सेकंड मेथड है, तो अन्य संयुक्त साहसी द्वारा माल लेने पर, देखो ध्यान से समझना, जब प्रत्येक साहसी खुद ही लेखा कर रहे हैं, अब दूसरे साहसी ने माल लिया है, यदि वो खुद लेता तब तो उसके पास माल आ रहा होता, लेकिन किसी और ने लिया है, और ने लिया है तो इसकी पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होगी। सिंपल सी बात है, इसकी पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होगी, हम लिखेंगे इनमें से कोई नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मद जिसे प्राप्ति व भुगतान खाते में दिखाया जाता है लेकिन आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता। देखो, ऐसी आइटम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आती है बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। तो पहले तो हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। दोनों ही आपके एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम केवल कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, वो किसी भी ईयर का हो और कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैपिटल है या कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है, आयगत पूंजीगत सारे ही प्रकारों को हम इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन होना चाहिए कैश। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम बात करते हैं कि केवल इसके अंदर हम इसी साल का, करंट ईयर का
हम रेवेन्यू नेचर आइटम्स लिखे जाते हैं। करंट ईयर का रेवेन्यू नेचर आइटम जो होगा उसी को आपको यहाँ लिखना है, बाकी किसी को नहीं लिखा जाता है। अब करंट ईयर का रेवेन्यू नेचर सिंपल सी बात है हमारे सामने कि जो इस साल का इनकम और एक्सपेंसेस होगा उसी को लिखना होगा, चाहे वो कैश है या नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चंदा, वेतन, दान, अग्रिम चंदा। प्रश्न सीधा सा क्लियर लिखा हुआ अग्रिम चंदा। अग्रिम चंदा आते ही प्रश्न हमारा माइंड सेट हो जाना चाहिए कि एडवांस सब्सक्रिप्शन ये इस साल से रिलेटेड नहीं है। एडवांस का मतलब होता है टाइम से पहले आना, और जब टाइम से पहले रिसीव हुआ है इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर का पैसा था, इस साल रिसीव हो चुका है। भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस का मतलब ही होता है टाइम से पहले। अब टाइम से पहले मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था वो इस साल रिसीव कर लिया है, सो इट इज द नॉट रिलेटेड फॉर करंट ईयर। सो ये आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में तो लिखना होगा क्योंकि रिसीव किया है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगले साल से रिलेटेड है, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ए व बी 3:2 में साझेदार है। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। वह अपने हिस्से की पूंजी 50,000 रुपये नकद लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये था। साझेदारों के हिस्से में ख्याति की राशि आएगी। देखो इस सवाल को थोड़ा सा हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस सवाल को लिख के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपके इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, बड़े ही आराम से समझना इसको। अपने पास 2 पार्टनर हैं, ए और बी, 3:2 में साझेदार है। सी को आपने एडमिशन दिया है 1/5 भाग के लिए। सी अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है 50,000, ठीक है, और फर्म की गुडविल हो गई है, गुडविल ऑफ फर्म 50,000। अब जब हमारे पास फर्म की गुडविल 50,000 है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही रहता है कि उसकी कितनी कैपिटल होगी, उसकी कितनी गुडविल होगी जो नया पार्टनर आया है। जो नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है उसकी गुडविल कितनी होगी। तो हम बात करते हैं 50,000 इंटू 1/5 भाग। 50,000 का 1/5 भाग आप निकालोगे, 1/5 भाग निकाला मतलब वो पैसा लाएगा 10,000, 10,000 रुपये लेकर आएगा। अब 10,000 रुपये को आपको शेयर करना है ए और बी में। अब इस सवाल में रेशियो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है आपके पास में, ना तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, नहीं न्यू रेशियो दिया हुआ है। जब प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा होता है उस कंडीशन में आपका पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। मेरी बात आप हमेशा ध्यान से समझिएगा, याद रखना इस पॉइंट को लेकर कि when the nobody information about the ratio given in the questions then old ratio is sacrifice ratio। जब प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास में कि आपका रेशियो कौन सा दिया हुआ है, उस कंडीशन में पुराना ही आपका त्याग का अनुपात होता है। और गुडविल इज ऑलवेज शेयर इन सेक्रीफाइस रेशियो, चाहे वो कैश में लेके आ रहा है या नहीं ला रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि वो कैश में लाया या नहीं लाया है, प्रश्न ये है कि कितना पैसा पार्टनर्स शेयर करेंगे। तो पार्टनर्स शेयर हमेशा त्याग के अनुपात में करते हैं, और इस प्रश्न में त्याग का अनुपात यही रहेगा 3:2। आपकी गुडविल है 10,000, जिसको 3:2 में शेयर करोगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा 6,000 एंड 4,000। तो पार्टनर्स के हिस्से में आपकी गुडविल आएगी 4,000 और 6,000 रुपये। एनी डाउट? अब आप समझिएगा इसको कि आपके पास प्रश्न क्या कह रहा था। एक बार हम प्रश्न को वापस देख लेते हैं, प्रश्न में क्या लिखा था इन्होंने। हाँ, तो प्रश्न में जो आपका ऑप्शन लिया हुआ है सी, देखिए ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता है 30,000 20,000, क्योंकि फर्म तो गुडविल की टोटल फर्म की गुडविल आपके पास में दे रखी है 50,000, बट जो सी आएगा उसकी गुडविल होगी केवल 10,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही है, 6,000 एंड 4,000। तो ये थे हमारे पास MCQ क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला पॉइंट आएगा जो होगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। फिलहाल आज हमने MCQ समझे हैं, और इन MCQ से रिलेटेड अभी हम आपको 10 MCQ और देंगे, 10 MCQ देंगे। MCQ मतलब मैं इसमें ऑप्शन नहीं डालूंगा, ऑप्शन आपको सही ऑप्शन आपको लिखना है और समझना है। इसके अलावा रेगुलर आपको स्टडी करनी है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंटों को रिवाइज कीजिए। जिस टॉपिक में से बड़ा प्रश्न बन रहा है उसमें बड़ा प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इसको डीप स्टडी नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप इसको बहुत जल्द समझने की कोशिश करोगे। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या रह रही है, नहीं समझ में आ रहा, कोई भी समस्या है,
आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, हमसे बात कीजिए। मैं मेरा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर डाल दूँगा, वैसे आप सबके पास में है ही है। फिर भी आपसे जो भी कॉन्टैक्ट जो भी समस्या है आप कोशिश कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ नया टॉपिक होगा तो उसे हम बताएँगे, बाकी रेगुलर हम प्रश्नों के माध्यम से इस क्लासों को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद।